कि केमिकल काइनेटिक्स दिमाग में आए तो चैप्टर्स की बातें आ जाए कि इसमें ये पढ़ना था। कभी कभी हॉलो हो जाता है कि काइनेटिक्स में क्या था क्या था। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन था, है ना। शुरुआत में ये रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट हुआ और फिर फैक्ट ऑफ रिएक्शन पे गया, फिर और पढ़ना था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मैकेनिकल लॉ एक्सप्रेशन के साथ, लॉ एक्सप्रेशन साथ ये बातें थी। फिर आया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेट करके रेट कांस्टेंट निकालना था। उसके बाद कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट का हेडिंग पढ़ा था। उसी के अंदर में एक्टिवेशन एनर्जी है, रेट ऑफ रिएक्शन ये जानना था, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी में इस तरह से ग्राफ आता था, है ना। ये सब बातें मतलब फटाफट फटाफट दिमाग में आ जाए। रिवीजन का एक मतलब ये भी होता है कि काइनेटिक्स चैप्टर में क्या सब था। अब क्या तो हाफ लाइफ पीरियड इसी में था, है ना। टी हाफ वाला फार्मूला था एक तो 0.693 बाई कुछ क्या होता था 3 आर टी लॉग ए नॉट बाई ए टी ए माइनस एक्स। ये सब मनन करने के लिए होता है। ऐसे ही है क्या कि कुछ पता नहीं, और जब क्वेश्चन आया तो कहाँ से है पहले तो यही पता नहीं। तो ये बात दिमाग में आ गया कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना था। हम लोग इसको वही 2-3 हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड होता है, सीधा बात। रेट का मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है। स्पीड वेलोसिटी की बात करते हैं, रिएक्शन रेट की बात करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकलता कैसे है। तो किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, जैसे कि ये प्रोडक्ट बना तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इसका निकालेंगे। सिंपल मेथड है। रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन किसी का भी हो सकता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी हो सकता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी हो सकता है। माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, याद है रिएक्टेंट वाले में माइनस लगाते थे, याद है। चूंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फाइनली घटता है, इनिशियली ज्यादा रहता है, आई फाइनल माइनस इनिशियल होता है, नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव में नेगेटिव लगा के पॉजिटिव करते हैं, बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम था, डेल्टा टी, है ना। तो कंसंट्रेशन का चेंज पर यूनिट टाइम से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन वाला करते थे। और इसमें ग्राफ भी होता था। ग्राफ ऐसा था कि एक तरफ कंसंट्रेशन रखते थे और एक तरफ टाइम रखते थे। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच जो ग्राफ आता था उसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते थे, कंसंट्रेशन और टाइम, है ना। तो ये ग्राफ इस तरह से आता था। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा ही होता है हमेशा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होता है, तो रिएक्टेंट ज़्यादा से टाइम के हिसाब से कम होगा। लेकिन यदि यही ग्राफ प्रोडक्ट से खींचा जाए, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से और टाइम से, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से और टाइम से, तो ये ग्राफ नीचे से उठ के ऊपर जाता है,
है ना, चूंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा शुरुआत में, और बढ़ते हुए टाइम से ये ग्राफ होगा क्या। तो ये दोनों रिएक्शन, दोनों ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। इसमें मार्केबल बात यही था, रिएक्टेंट वाले में क्या लगाते हैं, माइनस। फिर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका भी बताया गया था कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग नीचे उतार देते हैं, ए बी बी दैट इज सी सी प्लस डी डी। अब इसमें यदि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका था माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी, याद है, डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी बाई बी इंटू डेल्टा टी बराबर ही होगा डेल्टा सी बाई सी इंटू डेल्टा टी। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगेगा, बराबर माइनस डेल्टा डी बाई डेल्टा, ओहो माइनस तो नहीं लगना है, माइनस नहीं लगेगा, प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगेगा, है ना, और डी भी छूट गया, डी इंटू डेल्टा टी, है ना। जैसे एक लाइव रिएक्शन लिख दें कि N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, थोड़ा ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, बराबर डेल्टा H2 बाई 3 इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, माइनस लगा के, बराबर डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 3 से गुना करना पड़ा माइनस लगा करके। इसमें एक बात और बताया गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन यदि रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस होगा, है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस पूछा जाए, तो जैसे उधर में सिर्फ डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी ही निकालना है ना। जैसे रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए अमोनिया का, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए अमोनिया का, तो आपको वो टू नहीं लगाना है, टू लगाना कब है, जब आप बराबर कर रहे हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन बस इतना ही होना है ना। NO2 का न्यूमेरिकल भी हम लोग इस पे किए थे। अब अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन ये हो गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन इससे दिया हुआ, तो दोनों न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, है ना। या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन है, तो सिर्फ क्या है, डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन में ये दोनों आएगा। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे आएगा, और यदि किसी का रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस पूछे तो सिर्फ वही आएगा। हाँ, वो इक्वल करने के लिए आता है। काहे आता है, तो 1 मोल नाइट्रोजन जितना देर में डिसअपीयर होता है, उतना ही समय में 3 मोल हाइड्रोजन डिसअपीयर हो जाता है। तो बराबर करिएगा तो उसमें 1/3 से गुना करना पड़ता है। ये एक रेट ऑफ रिएक्शन का टॉपिक हो गया। बाद में कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन है, इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, कुल मिला के 4-5 बात था। पहला बात नेचर पे डिपेंड करता है साहब,
है ना, नेचर पे डिपेंड करता है। पहला बात नेचर पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब रिएक्टिंग सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है, इस बात पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा बात टेम्परेचर कहना चाह रहे बच्चा, टेम्परेचर पे तो खूब डिपेंड करता है। इवन टेम्परेचर के लिए एक टॉपिक भी पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, और जो 2 से 3 के बीच में होता है। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या कहा गया है कि फॉर एवरी 10 डिग्री 10 degree centigrade rise in temperature, the rate of reaction get double, और हम बताए होंगे समटाइम ट्रिपल, है ना, कुछ समय कुछ रिएक्शन में ये ट्रिपल तक चला जाता है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना हो जाएगा। तीसरा, है ना, ऐसे करके फार्मूला बना हुआ है, ये क्वेश्चन तो आता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन एट T plus 10 degree centigrade by rate of reaction at T degree centigrade, है ना, जो 2 से 3 के बीच में होता है। याद आ रहा है? अरे रिवीजन कर रहे हैं हम, तो याद ही ना करना है। तीसरा कंसंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और बताइए टाइम पे नहीं डिपेंड करता है, टाइम नहीं लिखिएगा, है ना, कंसंट्रेशन बटा टाइम होता है, चेंज कंसंट्रेशन का ही होता है। समय पर खाली फ्यूचर डिपेंड करता है और समय टाइम न किसी के डिपेंडेंस में लिखना है, ठीक है। चौथा बताइए, प्रेशर लिख दें। रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पांचवा सरफेस एरिया, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन इसका सवाल इतना डायरेक्टली नहीं बनता है। सरफेस एरिया, पार्टिकल यदि छोटा होता है तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है। स्मॉलर पार्टिकल है लार्जर सरफेस एरिया। कॉन्सेप्ट होता है कि 1 मोल जिंक रड के फॉर्म में, 1 मोल जिंक ग्रेनुअल्स के फॉर्म में, यानी छोटा छोटा पार्टिकल, तो बताइए किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, 1 मोल जिंक रड का कि 1 मोल जिंक ग्रेनुअल्स का। तो जो छोटा पार्टिकल है, स्मॉलर द पार्टिकल साइज, स्मॉलर द पार्टिकल साइज, larger the surface area और higher the rate of reaction। higher the rate of reaction। छठा है, हाँ, लाइट पे बायोकेमिकल रिएक्शन, मोस्टली लाइट पे। प्लांट में जो बायोकेमिकल रिएक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, ये लाइट पे डिपेंड करता है। और लाइट वाला सवाल भी आता है
कि लाइट के किस किस बात पे डिपेंड करता है। तो लाइट के इंटेंसिटी पे, लाइट के कलर पे, कौन सा कलर है, नहीं, लाइट इंटेंसिटी, लाइट कलर, लाइट ड्यूरेशन, ये तीन ही बात पे लाइट का डिपेंड करता है, और कुछ अपने मन से नहीं कहिएगा, है ना। एनर्जी इंटेंसिटी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को कहते हैं, है ना। लाइट कलर ग्रीन में होना है कि नहीं होना है, कलर पे डिपेंड करता है। जैसे फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर में नहीं होता है। लाइट ड्यूरेशन, लाइट ड्यूरेशन पे फोटो पीरियोडिज्म डिपेंड करता है, और लाइट कलर पे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है ना। जैसे इसमें बताए होंगे फूलगोभी ठंडा में मिलेगा, गर्मी में कम मिलता है या नहीं मिलता है। तो ठंडा में मिलने का मतलब ये है कि उसको शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ लाइट चाहिए होगा सीड जर्मिनेशन के लिए, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। ये जो सीजनल फ्रूट्स और फ्लावर्स और वेजिटेबल्स देखते हैं, ये सब कंट्रोल होता है उसी फिनोमेनन से, लाइट ड्यूरेशन से, है ना। जिसके सीड जर्मिनेशन के लिए लंबा समय चाहिए होता है वो गर्मी में होगा। जिसमें शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, अभी देखिएगा सब्जी मंडी में भरा हुआ पड़ा हुआ एकदम, है ना, क्योंकि उसको फूलने के लिए क्या चाहिए, ड्यूरेशन कम चाहिए, डीम इंटेंसिटी लाइट चाहिए, है ना। हाँ मटर भी, तो इतना बात पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑन व्हाट फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन, पूरा आपको हम एक, वो पूरा एक क्वेश्चन करवाए। अब उस पे कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का भी होता है। अब इसके बाद आता है रेट लॉ, है ना। रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ही रेट लॉ आता है। रेट लॉ में लिखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to, is directly proportional to the product of concentration of each reacting species या substance to the power raised may equal to और may not equal to a stoichiometric coefficient. Rate of reaction of a chemical reaction is directly proportional to the product of concentration of each reacting substance to the power raised equal to or may not equal to a stoichiometric coefficient. A plus BB is equal to प्रोडक्ट बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या लिखेंगे इसमें, रेट बराबर के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा, है ना। डिफाइन रेट लॉ आपको लिखने आ रहा है, बस यही लिख देना है। ये अल्फा और बीटा जो है ए और बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वेयर अल्फा मे बी इक्वल टू ए और मे नॉट इक्वल टू ए, बीटा मे इक्वल टू बी और बीटा मे नॉट इक्वल टू बी, है ना। और
K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या रिएक्शन रेट। क्लियर है? कितना बात बोल दिए? देखिए तो सब बात बोले हैं शुरू से, क्या क्या छोड़े हैं बताइए बताइए बताइए। आप लोग खोज निकालिएगा छोड़े क्या है, बताए क्या है, ये तो बताने वाली बात ना है, छोड़े क्या है ये जरूर खोज लीजिएगा। आए तो अभी आएगा ना, अभी थोड़े हो गया। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही आसान चीज होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, आप लोग को लास्ट में कम से कम चीजें चाहिए होता है, इतना कम से कम तो याद रहता है। इतना पढ़ा दिए सर कि अब याद ही नहीं है कुछ भी, तो कम से कम कितना याद रखना है वही लिख रहे हैं। रिवीजन का पर्पस वही है कि जो आप सोचते रहते हैं कि कम से कम कितना याद रख लें, किताब देख रहे हैं ज्यादा, टुगेदर विथ खोज रहे हैं, वो उतना ही लिखा हुआ है, मतलब उससे थोड़ा कम है। ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर में तो 4 पेज में सब कुछ लिखा है ना, तो हम वही 2-4 पेज में सब, कैसे आप कम से कम इतना होना चाहिए ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट बराबर पढ़े थे ना, के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, वो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में ही होगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो एक्सप्रेशन निकल के आता है उसी से अल्फा और बीटा जोड़ना है, दूसरे किसी से नहीं। यानी सम ऑफ पावर रेज्ड, सम ऑफ पावर रेज्ड, सम ऑफ पावर रेज्ड on concentration term on concentration term in rate law expression, in rate law expression of chemical reaction known as order of reaction। और क्या बातें जानना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल सब हो सकता है, में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल। जबकि बाद में मॉलिकुलरिटी आएगा, वो फ्रैक्शनल वगैरह नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाएगा एक्सपेरिमेंटली, यानी रेट लॉ डिटरमाइन किया जाएगा एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ये एंड नॉट, सब सब हिदायत भी दिया रहता है, एंड नॉट मेयरली सीइंग बाई ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, ये एक सिंपल देख कर करके बैलेंस रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। अब एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, R1/R2 करके निकालना पड़ता था, है ना, घेरा घेरा बना कर करके रहता था सवाल।
रावण। बोलिए। हवा लग रहा है। हाँ। क्या हो गया? क्या चाह रहे हैं बोलना, बताइए ना, बताइए। अब देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट determination of rate constant from unit of, नहीं, determination of order of reaction, determination of order of reaction from unit of rate constant। रेट कांस्टेंट के यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका देखिए। रेट बराबर के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। तो के बराबर क्या निकल के आएगा? रेट बाई ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। तो रेट बराबर आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड बाई मोल पर लीटर पावर अल्फा और मोल पर लीटर पावर बीटा, है ना। अल्फा बीटा को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा और बीटा को क्या कहेंगे? अरे गधा, तीजो अपने में लगल है तो कैसे हवा लगेगा रे? ऐसे जितना अभी बता रहे हैं उसके हिसाब से हवा लगाओ ना। और क्वेश्चन तो बाद में बता ही देंगे। अब यदि क्वेश्चन बताते रहे तो 12 13 नहीं 16 क्लास तो पढ़ाए हैं पहले। अब रिवीजन यदि हम इस तरह से कर करके देते हैं तो एक समअप दिमाग में पहले बनेगा तब ना क्वेश्चन मालूम चलता। आजकल क्या है देखियो, बता रहे हैं 6 महीना में स्कूल वाला टेस्ट लिया तुम लोगों से, पूरा एक चैप्टर का टेस्ट बच्चा नहीं दे पा रहा है। पूरा एक चैप्टर का हो क्या रहा है कि याद ही नहीं रह रहा है। नहीं, वैसा ही स्थिति है, वो अभी दिखाई दे रहा है। अब क्या हो गया, टॉपिक का टेस्ट अभी जो तुम कर रहा है वो यही कर रहा है ना। टॉपिक का टेस्ट मतलब टॉपिक का क्वेश्चन खोज रहा है। अभी पढ़ा दे तो क्वेश्चन होना चाहिए, तो वैसे वैसे करके तो लंबा पढ़ाया ही है। अब क्या होना चाहिए ना कि एक समरी दिमाग में पूरा चैप्टर का होना चाहिए और क्वेश्चन इंटरलिंक्ड भी हो तो बन जाए। अब का टाइमिंग ये वाला है। हाँ, तो निकाल तो दिए, खत्म तो हो गया। वो तो बचा 10वां पास करता है तो एडवांस करता है। मोल पर लीटर अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या मान लेते हैं? एन, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो निकाल दिए। कैसे निकलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पे समझ आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा को क्या कर दें? एन। तो एन जब ये हो गया तो एक डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट वाले मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे, मोल पर लीटर पर सेकेंड
बाई मोल का पावर n और लीटर का पावर -n। तो मोल ऊपर में 1 -n, लीटर -1 + n और सेकेंड -1 + n। तो क्या यूनिट लेके आ रहे हैं? मोल 1 -n, लीटर n-1 और सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? लीटर ऊपर जाकर करके माइनस माइनस प्लस हुआ, मोल ऊपर जाके -n हुआ। तो ठीक ही तो है, लेकिन ऐसा होता है क्या? ना, सेकेंड -1 ही होगा सिर्फ। बताओ ना, देखो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे था ना, गलती हो रहा है जे। हाँ, सेकेंड तो -1 ही ना ऊपर है, यही बात करना है ना। यूनिट ऑफ के हो जाएगा मोल 1 -n, लीटर n -1 और सेकेंड -1। तो यूनिट से आपको क्या निकल जाएगा? रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। हाँ बोलो ना। डाउट बोलो, डाउट क्लियर हो गया? अब देखो कौन चैप्टर है ये, तीसरा ही होगा। अब देखो इसको एनसीईआरटी से इतना जो पढ़ा है वो दिखाते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन है, नहीं है क्या इसमें? 203, 103। ये देखो वहीं पर खुला है जहां पे सवाल है। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, कितना आसान है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए देखिए, आज अलगे से रिवीजन करा देते हैं चैप्टर एनसीईआरटी बुक देखा करके। अब हो गया था, आज ही बढ़ता है, आज रिवीजन खत्म हो गया। रिवीजन का फेयरवेल कब दे रहे हैं? यहां देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहां से स्टार्ट हुआ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जैसे कंसंट्रेशन होता वैसे प्रेशर, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब यहां पर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन या इंक्रीज इन प्रेशर ग्राफ दिखाए थे, रेट निकल जाएगा। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये एक डेटा है और इससे ये डेटा निकाल के ग्राफ खींचा है। वो जो ग्राफ आया है उसी को एक्सपेरिमेंटली खींच के यहां पे दिखाया है। ठीक है, दो तरह का रेट होता है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो जो हम लोग अभी तक निकाल रहे थे वो एवरेज रेट था। ये वाला रेट यदि हम स्लोप पे निकालते हैं, जिसके लिए इंटीग्रेट करेंगे आगे, अगला टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो जिसके लिए इंटीग्रेट करते हैं वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, जैसे यहां पर होगा 600 सेकंड में बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो 600 सेकंड पे को क्या कर देंगे हम लोग, स्लोप बना देंगे, है ना। 600 सेकंड पे जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ में पूछ रहा है कि 600 सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन बताइए इंस्टेंटेनियस। एक होता है भाई 0 से 600 सेकंड पे बताइए, एक होता है 600 सेकंड पे बताइए। तो 600 सेकंड पे जो बताइए उसमें क्या बातें करते हैं, इंस्टेंटेनियस बातें करते हैं। तो उसके ग्राफ के लिए हम लोग स्लोप खींचते हैं। अब जैसे यहां पे ये स्लोप खींच दिया है,
अब ये स्लोप खींच के ये लाइन देख ही रहे हैं आप, कैलकुलेट करना है, इसको ट्रायंगल बना दीजिए, ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का tan थीटा निकाल दीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है, आपको पता है ना। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ये वाला जो टर्म 0.08 मान लीजिए कंसंट्रेशन आ रहा है, तो 0.08 बाई ये वाला टाइम का कंसंट्रेशन 1000 सेकेंड है ना, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। वो बहुत टफ नहीं यदि ग्राफ दे देता है तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस निकलेगा और वो उस तरह से ये निकलेगा। हालांकि ग्राफ खींचने के लिए अब आता नहीं है आपको, है ना, ग्राफ का क्वेश्चन वो खुद ही पेपर पे बना देगा और उसके बाद आपको एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए कह सकता है। और एवरेज रेट निकालने के लिए अब फिजिक्स में ना बहुत सारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है, स्पीड बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन बताता है। तो कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल देना है रो पे और चेंज इन टाइम बता देना है। अब बताइए, अब एक रिएक्शन था यहां पे, देखिए ये बता दिए होंगे आपको हम, 5 BR, चलिए मतलब दिमाग वाला प्रोसेसर थोड़ा थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर क्या चल रहा है, एक, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे 3, आप देखिए यही तो नीचे उतार उतार के लिखा है जी, 5 यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 यहाँ पे। वो जो रिएक्शन लिखे थे A प्लस BB दैट इज इक्वल टू CC प्लस DD। तो किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने का तरीका यही है। अब इसमें जो देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। N2O5 का स्टडी किया है 0.3 मोल पर लीटर पहले है और बाद में 2.08 मोल पर लीटर है। चेंज इन कंसंट्रेशन करने के लिए 2.08 में से 2.33 घटा करके और टाइम दिया होगा, टाइम से डिवाइड कर दिया, ये 1/2 हुआ था, 1/2 लगाए और ये कैलकुलेट करके निकल जाएगा। एक सवाल इसमें और है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 में सिर्फ NO2 बाई डेल्टा टी निकालना होता है। तो देखो NO2 बाई डेल्टा टी निकाला, अब उसको इससे बराबर किया, 1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी बराबर 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। तो बराबर कर करके जो फैक्टर आया वो गुना कर देगा। समझ रहे हैं हम क्या बोले हैं। अब ये सब रिएक्शन कुछ बनाना तो कितना आसान तो है, 0.3 बाय 0.2 25 से भागा देते। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसी में एक्चुअली में कंसंट्रेशन वगैरह बता रहे थे, 5-6 फैक्टर बताए, यहाँ पर नहीं है। रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन देखिए, A प्लस BB CC प्लस D हो गया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर x लिखा है और B का पावर y लिखा है। यही x और y जो है क्या बन जाएगा, और चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम होता है, तो रेट बराबर हम लोग -dr/dt लिख रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। इसको डिफरेंशियल रेट कहते हैं, है ना, डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहा है। अब जो अभी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे कि अल्फा और बीटा निकलेगा एक्सपेरिमेंटली, तो वो एक्सपेरिमेंट है यह, 4 एक्सपेरिमेंट दिया है, बोलता है इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो हम लोग काहे नहीं उसके एक क्वेश्चन को रिवाइज कर दें कि कैसे एक्सपेरिमेंट से रेट ऑफ रिएक्शन निकल आता भी है। ये देखिए, एक तो समझ लीजिएगा, थोड़ा चैन मिल जाएगा।
ये देखिए, हाँ हमारे यहाँ फेयरवेल का डेट कपड़ा सिलवाएगा। कब का मुकर्रर किया जाए? 25 तारीख। द फॉलोइंग रिजल्ट देखिए क्या लिख रहा है, फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंट 234, ए मोल बी मोल, और यहाँ डी बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 1 है, बी में 0.1 है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन 6 गुना 10 टू द पावर माइनस 3 है। एक्सपेरिमेंट 2 में ए का कंसेंट्रेशन बदल दिया है, ए का कंसेंट्रेशन बदल दिया और बी का कंसेंट्रेशन भी बदल दिया, तो रेट भी बदल गया है। ये लिखा हुआ क्या है ये समझा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 3 में कंसेंट्रेशन रहने दिया है दूसरा वाला, लेकिन बी का कंसेंट्रेशन बदल दिया, तब भी देखा कि रेट बदल गया। इसका साफ मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन बी के कंसेंट्रेशन बदलने से भी बदलता है। चौथा बार एक्सपेरिमेंट किया तो ए का कंसेंट्रेशन बदल दिया और बी का कंसेंट्रेशन उतना ही रहने दिया पहले जितना, तब भी देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इससे बदल गया। ये एक्सपेरिमेंट ये कहना चाहता है आप से हम शो कराएं कि एक रिएक्शन का रेट ए और बी पे डिपेंड करता है, तो हर बार करेंगे अलग अलग कंसेंट्रेशन लेके करेंगे, रेट देखेंगे, यदि चेंज होता है तो भाई इस पे डिपेंड करता है, अगर नहीं होता है तो डिपेंड नहीं करता है। यही दिखाना चाहता है एक्सपेरिमेंट। अब इससे हम लोग को थोड़ा मैथमेटिक्स लगा करके रेट लॉ निकालना है और रेट कांस्टेंट भी निकालना है। तो रेट लॉ या रेट कांस्टेंट दैट इज आर एक्सपेरिमेंट 1 का केब इनटू, ऐसे लिखेंगे, ए और बी का रिएक्शन है, ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा है ना, ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा, यही अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो R1 बराबर एक्सपेरिमेंट 1, R1 कहने का मतलब के 0.1 का पावर अल्फा और बी 0.1 का पावर बीटा। और सिखाए ये थे कि एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लेना जिसमें एक टर्म मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म सेम हो, तो कट जाएगा, तो अल्फा या बीटा निकल जाएगा आराम से। ठीक है, यदि दो साइमल्टेनियस ले लेगा तो अल्फा प्लस बीटा निकलने लगेगा। तो एक R1 और एक देखो इसमें बी का कंसंट्रेशन सेम है, तो आर एक्सपेरिमेंट 4 का के इंटू 0.4 का पावर अल्फा और 0.1 का पावर बीटा। अब यहाँ पे R1 बाई क्या कर देंगे R4, के इंटू 0.1 का पावर अल्फा 0.1 का पावर बीटा बाई के इंटू 0.1 का 4 का पावर अल्फा और 0.1 का पावर बीटा। ये पूरा कैंसिल, के से के कैंसिल, R1 हो गया 6 गुना 10 टू द पावर माइनस 3 और R4 हो गया 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 बराबर 0.1 बाई 0.4 का पावर अल्फा। ये कट जाएगा 4 से, 1/4 बराबर 1/4 का पावर अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1, इसका पावर 1 लिखेंगे तब अल्फा बराबर 1 आ जाए, यानी अल्फा इज का 1 हो गया, यानी ए का पावर अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या होगा 1 होगा। अब बीटा निकालना है, तो ठीक ही है, बीटा निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट 2 बटा एक्सपेरिमेंट 3 कर देते हैं, R2 बाई R3। क्यों कर देते हैं, तो ये 3 और 3 अल्फा पावर में रहेगा, तो अब तो पता भी चल गया है, नहीं भी पता चलता खाली बी से निकालना होता तो कट जाता, के इंटू 0.3 का पावर अल्फा और 0.4 का पावर बीटा बाई के इंटू 0.3 का पावर अल्फा और
4 का पावर बीटा, ये 2 है ना, 2 है ये। अब बताओ कैसे के कट गया, ये पूरा कट ही गया। R2 R3 का वैल्यू कितना, 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 बाई 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 बराबर 0.2 बाई 0.4 का पावर बीटा। तो 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/2 का पावर बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू 2। यानी इस रिएक्शन का, इस एक्सपेरिमेंट का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखाएगा, रेट लॉ बराबर रेट के इंटू ए का पावर अल्फा 1 आया और बी का पावर बीटा कितना आया, 2 आया, है ना। अब ये लिखने के बाद एक और चीज निकालना था, रेट कांस्टेंट। तो के बराबर आर बाई ए का पावर 1 और बी का पावर 2। तो रेट पहला एक्सपेरिमेंट चाहे दूसरा चाहे तीसरा कोई ले लेना, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई ए का पावर आने 0.1 का पावर 1 और बी आने 0.1 का पावर 2। ये 10 टू द पावर माइनस 1 ये 3 बार कट जाएगा, के बराबर कितना आया, 6। यही रेट लॉ एक्सप्रेशन का कहानी था, है ना। इसमें किसी भी एक्सपेरिमेंट से निकालोगे के 6 ही आएगा। ये सब भूला गया तुम लोग। कहते थ्योरी बताओ तो क्वेश्चन, क्वेश्चन में कर देते सर, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन में तो थ्योरी सब भूला गया, बुतरू है सब। आप लोग कर ही नहीं रहे काम। कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, उसका पूरा क्वेश्चन रात भर जग के बिना सुतले बना देता। साथ साथ चलते एक बार फिर जो है हम 10 जनवरी से या 25 तारीख से 5 तारीख के बीच में वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते कि भाई फिर से एक बार रिवीजन कर ले। 1.5 घंटा का तो बात है, फिर से एक बार सुन लो, है ना। उतना ऑर्गेनिक वाला सब रिएक्शंस एक बार फिर बोला जाता, अरे तुम खोल के देखेगा। और हम क्या करेंगे, बोलेंगे आप सुन लेना, है ना। तो इस तरह से यदि इसको 2 बार 3 बार खाली सुन लिया जाए कि ऐसा ऐसा होता है, गड़बड़ी क्या हो जाएगा इसमें, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना होगा, है ना। दिमाग बेसिक लगाना पड़ता है। अब इसमें भी वही काम कर करके यहाँ एक्स मान के वहां बाई यहाँ जेड मान के बटा बटा करके निकालना होगा। एक तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है इस तरह का, ये आता भी बहुत है ना। ये रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम, how is the rate affected when concentration of both A and B are double। ये आता भी बहुत है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ऐसे देखिए, ये रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सीबीएसई बोर्ड को तो बहुत बार आया है, आ चुका है बहुत बार, अब बिहार बोर्ड को भी आया है, मतलब तीनों ऐसे अरेंज करके नहीं आया, उसको अलग अलग आया है। हाँ, और ये लिखता ना B3 टाइम, उसमें कोई एक्स वाई ले लेता है, वो 2 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन। तो व्हाट, ये रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है, तो माइनस डी आर बाई क्या करेंगे,
dt बराबर k इंटू a का पावर 1 और b का पावर 2 हो गया। दूसरा, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ B3 टाइम। तो B का कंसेंट्रेशन 3 गुना बढ़ाना है, तो मान लेंगे कि B1 पहले x मोल पर लीटर लिया गया था, तो B2 कितना होगा, 3 गुना हो गया, तो 3x मोल पर लीटर हो जाएगा क्या। तो B1 x और B2 हो गया 3x। अब रेट 1 बाई रेट 2 कर दो, k इंटू बी का कंसेंट्रेशन कितना पे डिपेंड करता है, स्क्वायर पे, k बी का अगेन स्क्वायर, तो 1 टाइम में 2 टाइम में बराबर k कटा, B1 हो गया आपका x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो R1 बाई R2 बराबर 1/9, R2 इज इक्वल टू 9R1, R2 इज इक्वल टू 9R1, है ना, 9 गुना हो गया। ऐसे करके इसको बनाना ही होगा ना बोर्ड में। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल। ठीक है, तो तीसरा बना रहे हैं यहाँ पे, A एंड B बोथ डबल कर दिया, तो R1 बाई R2 है ना, क्या होगा, K1 A का पावर 1 और B का पावर 2, ये फर्स्ट टाइम में। और सेकेंड टाइम में क्या किया, A2 और क्या लिख देंगे, B2 का स्क्वायर, K से K कट जाएगा। मान लेते हैं B1 तो x माने थे, x स्क्वायर था, दोगुना हो गया ना, इस बार दोगुना हो गया ना, मानते हैं 2x का स्क्वायर, a मान लेते हैं पहले बाई था, अब दोगुना हो गया ना, तो 2 बाई, तो क्या निकल के आ रहा है, x से x कटेगा, हाँ काटेंगे, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, ये भी कट गया, कितना आया 1/8, तो R1 बाई R2 बराबर 1/8, R2 बराबर 8R1। देखो कितना आसानी से बनता है, तो करना तो पड़ेगा ना, बनाना तो पड़ेगा, हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब देखिए कहाँ तक पढ़ाए थे, ये सब तक पढ़ा दिए थे, अब यहाँ से फिर आए, तो चलिए ना, किताब है ही है ना, हाँ अच्छा फोटो खींचता है, ठीक है। अब देखो, ये वाला सवाल देखो, यहां तक आप लोग को हम अभी बताए थे, ये वाला सवाल देखो क्या लिखता है, कितना आसान है। इतना देर, फोटो फोटो खेल लिया, इतना देर लगाएगा, बन जाएगा जी, पढ़ ही नहीं रहे तुम लोग, आंसर वो तो लिख ले ब्रैकेट में, यूनिट देखना है इसमें,
ये आपको याद इसलिए दिला रहे हैं ना अभी कि 1-2 महीना में आएगा। ये सवाल इतना आसान रहता है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट अभी अभी यही निकाल के आए थे ना। ये देखिए अभी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाले हैं ना हम लोग। यूनिट ऑफ के क्या आया था बता दो हमको पहले। मोल n-1 लीटर 1 - n, यही था क्या कि गलती है? हाँ देखो ना पहले मेरा ये वाला तुम लोग गौर करो ना इस पे। यही आया था क्या? अब यहां पे आ रहा है लीटर पर मोल पर सेकंड। तो पर मोल आ रहा है इसका मतलब क्या? तुम लोग देख ही नहीं रहे। सब खत्म कर क्या है क्या आज? सब सिलेबस खत्म हो गया है बड़ी खुश। अरे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखना है। क्या हम जो लिखे वो सही है? हम ये पूछ रहे हैं। देखिए ना नहीं दिखता है ना। हाँ, यही होते जा रहा है। होते यही जा रहा है कि जब दिमाग काम नहीं करे तो यहाँ कुछ हो बता दिया जाएगा तो कुछ ही हो जाएगा। ये देखना रहता ना तुमको भी यही याद रखना है। वो बार बार उसको थोड़े ना याद रखना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर के कि सेकंड ऑर्डर के। हमको ये वाला ना वैल्यू याद रखना है भाई कि यूनिट ऑफ के होता है 1 - n-1 और सेकंड -1। अभी निकाले कैसे होता है। अब जैसे मोल -1 लिखा हुआ है तो यहीं पर समझ जाएंगे एन दो है, तभी तो -1 उसको आ रहा है, इसलिए सेकंड ऑर्डर है ना। सबका फिक्स कोई बात होगा। क्या बताए फिर से? आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, इस वैल्यू का हमें कुछ नहीं करना। जबकि दिमाग ज्यादातर मैथमेटिकल होता है। जब एग्जामिनेशन वगैरह में ऐसा वैल्यू आ जाए तो वैल्यू लेके गुना भागा करने लगता है। अरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, कैसे निकाल दीजिएगा? वो तो ऐसे उसका यूनिट देखना है। यूनिट क्या है? तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना फ्रॉम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना एक्सपेरिमेंटली जो अभी करे क्वेश्चन में, ये है यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यूनिट ऑफ के का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि यूनिट ऑफ के कितना लिखा है n-1 की 1 - n। अरे यही गलती होता और गलती इसमें होने के लिए कुछ है ही नहीं। सेकंड -1 इफ n बराबर 2 तभी तो आएगा आपका ये वाला वैल्यू लीटर पर मोल पर सेकंड आ जाएगा। इसलिए पहला कैसा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर है। इससे सवाल छूटने वाला है। और दूसरा यही बात पता है और ये सेकेंड -1 है तो ये 1 आ गया होगा तब ना है। तो n बराबर फर्स्ट ऑर्डर। बताइए इतना आसान सवाल यदि बोर्ड में आए और नहीं बना के आता है तो थर्ड ऑर्डर जैसे n का वैल्यू जो भी ले लो है ना, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ना। जीरो ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, उस सब में -2 होगा तो -2 पुट कर देंगे जगह पे, मोल क्यूब हो जाएगा। हाँ
ये तो मैथमेटिकल है, ये आ गया बस। इसके बाद जो आएगा आधा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आएगा तो लगा देना, है ना, n बराबर आधा पुट कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कुछ भी हो सकता है। जीरो तो ही करेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। छुपा हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना अभी दिमाग पे गया बात। हमको क्या लगेगा ये तो ऐसे ही बन जाएगा, तुमको समझ में आ गया तो तुम क्या रहे हैं, ये तो ऐसे ही दिया हुआ। इसके इस वैल्यू का कुछ करेंगे हम, ये बुड़बक बना रहा है। जब तक आपसे नहीं बन रहा है तब तक आप बन रहे हो क्या? जब तक आपसे नहीं बन रहा तब से बन रहे हो बुड़बक। देखिए यहां तक सब बात कर दिया, अब इसमें यहां तक कोई बात है तो बताओ। ये देखो ये क्वेश्चन है एक, तो ये भी एकदम फ्री गोइंग क्वेश्चन है। क्या है इसमें? तो कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, रेट बराबर के का पावर अल्फा और बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा सिर्फ जोड़ देना रहता है। ये सबसे सस्ता सवाल तो कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। आधा और 3/2, 2 हो गया आंसर। ये सब फ्री का सवाल है, 1 नंबर 2 नंबर का आता है, फ्री का आता है। वो यूनिट वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, ये 3/2 1 खाली आज हम खड़ा होके कह दिए आपको, ये समस्या का समाधान अभी हो गया, नहीं तो दिमाग में जाता नहीं। एक बार चल जाएगा तो इसको भूलेगा क्या है आदमी। वो 1.5 है, ये -1 है, अल्फा और बीटा बराबर हाफ हो गया। हाँ, तब अमित कुमार बताइए और आगे क्या किया जाए। हाँ, चैप्टर कहाँ खत्म हुआ, यही तो बहुत बचल है। ये मार तो देवे करेंगे, अभी 1 घंटा और क्या पढ़ाएंगे हम, जितना समय उतने में सब बता देंगे। आएगा नहीं ना कोई, जी बोलिए। अच्छा, क्या क्या बोल रहे हैं? रोड नंबर 4 में आराध्या अपार्टमेंट में, देखिए उस पर लिखल नहीं रहता है क्या? आराध्या अपार्टमेंट होगा, कोई पूछिए कहीं पे, उसी में 502 नंबर फ्लैट में जाना है। हाँ, और ये सब करना रहता है तो ऑर्डर मत लिया कीजिए, उतना फुर्सत नहीं रहता है। हो गया, अब क्या रुकना है? अब 4 को फॉर्मूला बताना है। अब देखो नेक्स्ट क्लास, थक गया। तो अभी ऐसे मुंह उठा के आ गया है। अरे तो बोलना चाहिए ना कि सर यही करा दीजिए, ऐसे हमारा क्या है कि बच्चा सबका इंटरेस्टे पर ना क्लास चलेगा, नहीं इंटरेस्ट है तो काहे चलेगा। हाँ, संडे को डीप लॉक बताएंगे कल। डी
ओहो, जब जो चाहता है वही करना चाहता है। चलो 3.6 करके दिखाओ अपने से। उस स्यूडो फॉस्फोरस रिएक्शन का ग्राफ है, 3.6 करके दिखाओ। अभी जो पढ़ाए उसी से बनेगा। 3.6 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन जबकि रखे हुए थे हम कि कराएंगे, लेकिन हाँ कर ले, डाल देंगे। लेकिन बच्चा सब दिखाई जब पड़ेगा था ना, जिसको बनाना है वो कोई है ही नहीं, तो हम तो अपना शेड्यूल मेंटेन करके खत्म ही ना करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का हो गया चैप्टर। तो जो आए उसी का चिंता तो कर रहे थे, तो आप आए कहाँ थे? नहीं आया तो था, ये आज नहीं आया था, हर बाद में आया मेरे क्लास शुरू करने के बाद। जगह तो ठीक ही है, जो वो लड़का खराब तुमको लगता है? तब रात में 3 बजे रात तक पढ़ा है। फिर तो बता ही रहे थे। हम्म, सही। तो गांव से आता है, गांव बचाने के लिए बाबूजी भेज देते हैं पटना, कि गांव बच जाएगा, ये पटना चल जाएगा तो। हाँ तो और क्या। उसको करने लगी, आदमी ने मिला, हम हम ही मिले। हाँ, बोलने के लिए कहे तो कुछ लोग होता ही है अगल बगल में, संक्रमण वायरस टाइप का लोग, दो चार ठो को आपस में फंसा के भी रखता है। A reaction is second order with respect to reactant. How is the rate of reaction affected if the concentration of reactant is double or reduced to half? देखो इस सवाल को यदि ऑब्जेक्टिव में बनाना है, हाँ, तो फटाक से बना दे कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, तो सेकेंड ऑर्डर था तो 4R हो जाएगा, और ये रिड्यूस टू हाफ है तो 1/4R हो जाएगा। लेकिन यदि बोर्ड में है तब तो दिखा के बनाना पड़ेगा ना, वही R1/R2 करके। देखो कैसे, R1/R2 लिखेंगे बराबर K इंटू क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्शन को डबल किया गया, मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ए का स्क्वायर 1, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का फिर से स्क्वायर। अब के से के कट गया, ए वन डबल कर दिया है तो x/2x का स्क्वायर, तो x² / 4x², और x² से x² 1/4, R1/R2, R2 इज इक्वल टू 4R1।
दूसरा रिड्यूस टू हाफ। रिड्यूस टू हाफ कहने का मतलब है x/2 हो जाएगा। तो ये जो 2x लिखे हैं वहां पे क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। तो R1/R2 इज इक्वल टू k इंटू एक्स का स्क्वायर बाई k इंटू हाफ एक्स का स्क्वायर। तो k से k कट जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1/4 एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कट जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू R1 बाई नहीं, R2 इज इक्वल टू 1/4। क्या बोलिए, समस्या है कोई? कोई समस्या है तो बताइए। जितना पढ़े उसका सब क्वेश्चन में बनना चाहिए, तो बन नहीं रहा है क्या? तो क्वेश्चन भेज देते हैं, अब बना कर एक दिन आओ और सोमवार को आओ। हाँ, सोमवार को तो खत्म कर ही ना देंगे। पीटीएफ हटाने के बाद है ना। आए, हाँ कल 9 से 11, कल 9 से 11। आवाज हमारे स्पीड में दिया, कंट्रोल करो, पीछे में बैठ करके को क्या क्या नहीं बोल रहा है। तो हम सोचे ना कि हम पढ़ाई के क्या करें, जब सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, क्वेश्चन बताइए। तुरंत 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 तुरंत। हैं? पिछले संडे को क्लास, मैच चल रहा है ना विजय।